अच्छा, अब हमें डिस्कस करनी है टाइट्रेशंस, ठीक है। टाइट्रेशंस हमारे पास 3 किस्म की हमारे कोर्स में। द फर्स्ट काइंड ऑफ टाइट्रेशन इज एसिड बेस। एसिड बेस आप बहुत सारी कर चुके हो, तो मेरा इस पीडीएफ में मेन फोकस एसिड बेस पे नहीं होगा, ठीक है। एंड द रीजन फॉर दैट इज आल्सो बिकॉज P5 में इतनी ज्यादा एसिड बेस की टाइट्रेशंस नहीं पूछी जाती है, ठीक है। मेरा ज्यादा मेन फोकस होगा एक रिडॉक्स टाइट्रेशन पे और दूसरा आयोडोमेट्री पे। आई विल बी फोकसिंग ऑन दोज मोर। मैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों बच्चों को बहुत ज्यादा क्लियर होता है, बहुत ज्यादा करके आ चुके होते हो। रिडॉक्स टाइट्रेशंस और आयोडोमेट्री के ज्यादा सवाल है P5 में, तो आई विल बी फोकसिंग सोनली ऑन देम फॉर द टाइट्रेशंस, ठीक है। एंड द रेस्ट फॉर जो भी आपके पास एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, दैट इज लेफ्ट अप ऑन टू यू, कि आप वो लोग खुद कर लोगे, वैसे इसके क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं, ठीक है। मजीद क्या इंपॉर्टेंट है, यू रिवाइज एसिड, जो एएस में आपने एएस ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेसिस पढ़ा था, तो वो आपने रिवाइज करना है, ठीक है। और आपने फिर इधर A2 में भी आके आयोनिक इक्विलिब्रिया वगैरह भी पढ़ा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली P4 का पढ़ोगे तो P5 का तो याद हो ही जाएगा उसके लिए भी। अच्छा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद रिडॉक्स टाइट्रेशंस, ठीक है। रिडॉक्स टाइट्रेशंस की जाती है, मतलब इट इन्वॉल्व्स यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एंड मतलब कोई रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से हम जो है वो ढूंढते हैं अपना क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ढूंढ रहे होते हैं या मोल्स ढूंढ रहे होते हैं, कितनी उस चीज में था या क्या था, ठीक है। सो इट्स क्वाइट सिमिलर टू एसिड बेस। द ओनली फर्क इज दैट यू यूजिंग जो है वो एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, हमारे कोर्स में जो है हमें स्पेसिफिकली वी यूज Fe2+ आयंस टू डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हम रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से क्या ढूंढ रहे होंगे, हम Fe2+ आयंस की मदद से वो जो है वो बेसिकली सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब हमारा कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम Fe2+ या Fe3+ की मदद से पहले रिड्यूसिंग या कुछ भी कर लें जो हमें करना है, एंड देन फिर हम उन Fe2+ Fe3+ आयंस को मजीद टाइट्रेट कर देते हैं विद KMnO4 या व्हाटएवर टू फाइंड आउट देयर कॉन्सेंट्रेशन, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन हम आगे बैक ट्रैक करके हम फर्दर जिस भी चीज की हमें कॉन्सेंट्रेशन ढूंढनी होती है वो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता थ्योरी बनाएंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। आज थोड़ा सा हम शुरू कर ही डिस्कस कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। अच्छा, सो अ वेरी वेरी पॉपुलर रिएक्शन, ये आपको याद नहीं करना है बिकॉज ये दिया हुआ होता है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस रिएक्शन कैन बी चेंज्ड, ये हमेशा ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, बट लेट्स डिस्कस द थ्योरी व्हाट्स हैपनिंग। सो सपोज करते हैं हमारे पास हमने जो है वो Fe2+ आयंस को ऑक्सीडाइज किया है विद द हेल्प ऑफ MnO4- आयंस। कैन यू टेल मी द ऑक्सीडेशन चेंजेस, Fe में कितना क्या ऑक्सीडेशन चेंज आया और MnO4 में या Mn में स्पेशली कितना ऑक्सीडेशन का चेंज आया? Which species has been oxidized and which species has been reduced, and by what amount? Mn is 7 to 2, 0 to 2 नहीं है, it's not 0 to 2. सही है। So I believe Fe का तो बहुत आसान है, +2 से +3 चला गया है। That can be clearly seen. So you can see Fe went from +2 to +3. That means it has been oxidized. +1 इसकी oxidation state हो गई। और अगर हम Mn को देखेंगे तो Mn के लिए आपको जरूरी है आप इसके अंदर वर्किंग करेंगे। सो ऑक्सीजन का होता है -2 और Mn का क्या लेते हैं x। सो -2 into 4 -8, -8 plus x equals to -1, and then you will get this x is working out to be +7, right? So Mn has gone from a +7 to a +2. That means that it has been reduced, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम KMnO4 सॉल्यूशन या वी कैन आल्सो यूज K2Cr2O7, बट ज्यादातर जो है हम KMnO4 ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन दिस केस सिनेरियो। तो अगर हमारे पास कुछ अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ या Fe2+ आयंस है, इफ वी हैव सम अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ आयंस, हम उसको MnO4- के साथ या KMnO4 के साथ क्या कर सकते हैं, टाइट्रेट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन वर्क आउट वॉट एवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ आयंस वाज इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं। अच्छा, अब इधर जो है वो कुछ बातें जो है वो हमें समझनी है। Now what are the things that we need to understand? अब यूजुअली व्हाट्स हैपनिंग इज आपके सॉल्यूशन में Fe2+ होता है, आप Fe2+ एज अ टाइट्रेंट नहीं इस्तेमाल करते हो, आपके सॉल्यूशन में Fe2+ होगा ज्यादातर, उसको आप ऑक्सीडाइज करोगे KMnO4 की मदद से। KMnO4 रखा जाता है ब्यूरेट में एंड इज यूज्ड एज द टाइट्रेंट। अच्छा, KMnO4 का ओरिजिनल कलर क्या होता है, डू यू गाइस नो? पर्पल होता है, राइट? सो सिंस KMnO4 हैज अ पर्पल कलर, आप ब्यूरेट को कभी भी ऊपर तक नहीं भरोगे। अगर आपने ब्यूरेट को बिल्कुल ऊपर तक भर दिया तो आपको नजर नहीं आएगा कौन सी रीडिंग थी, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू स्टेट एंड यू माइट बी आस्क्ड।
कि KMnO4 को इस्तेमाल करते हुए ब्यूरेट में क्या आपने जो है वो एडिड मेजर लेना है, तो यू विल हैव टू मेंशन कि भाई आपने जो है वो ब्यूरेट को पूरा ऊपर तक नहीं भरना। द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज KMnO4 इज पर्पल, आपकी रीडिंग्स आपको नजर नहीं आएगी, सो डोंट फिल इट टू द टॉप। अगर कलरलेस सॉल्यूशन होता तो ऊपर तक भी भरे तो कोई मसले की बात नहीं थी। KMnO4 में स्पेसिफिकली आप ऊपर तक कभी भी नहीं भरोगे। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हम इस सॉल्यूशन को अंदर डालते जाते हैं। द पर्पल जैसे ही Fe2+ के कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ये KMnO4 Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो KMnO फौरन से पर्पल टू कलरलेस बन जाएगा। मतलब जैसे ही एक ड्रॉप आएगा यहाँ पे तो वो पर्पल जो भी है वो कलरलेस बन जाएगा। एंड पॉइंट क्या होगा, ये सॉल्यूशन ओरिजिनली कलरलेस होगा। जैसे जैसे तुम ड्रॉप्स डालते जा रहे हो पर्पल के शेड्स आते जाएंगे, और इवेंचुअली जब एंड पॉइंट आएगा, जब KMnO4 ने कंप्लीटली इसको खत्म कर दिया होगा, तो फिर सॉल्यूशन आपका पर्पल बन जाएगा। सो द कलर चेंज वुड बी कलरलेस टू पर्पल, ठीक है, क्योंकि Fe2+ कलरलेस होते हैं। जब KMnO4 एक्सेस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा सॉल्यूशन, तो द कलर चेंज विल बी कलरलेस टू पर्पल। जरूरी नहीं ऐसा ही हो हमेशा, लेकिन जनरली स्पीकिंग ऐसा ही होगा। ये हम फिर ऑब्वियसली केस सिनेरियो टू केस सिनेरियो देखते जाएंगे, कौन सी चीज कब एक्सेस में थी और क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। As you add drops of purple KMnO4, the solution keeps returning to color state until all Fe2+ has reacted. Very important while using a conical flask because you need to continuously shake it. जब भी आपको किसी चीज को शेक करना हो टाइट्रेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंटिन्यूसली शेक कर रहे हो उसको, वरना वो मिक्स नहीं हो पाएंगे वो चीजें। सो मेक श्योर यू यूज अ कॉनिकल फ्लास्क एंड यू आर कंटिन्यूसली शेकिंग दी रिएक्टेंट्स टुगेदर, ताकि आपका एंड पॉइंट निकल जाने के बाद कलर चेंज ना हो, बल्कि एग्जैक्टली जब आपका एंड पॉइंट रीच हो तो शेक करते हुए आपको फौरन पता चल जाए मेरा पर्पल हो गया, तो आप उसी वक्त स्टॉप कर दो। अगर आपने शेकिंग नहीं करी तो हो सकता है एंड पॉइंट रीच हो जाए, लेकिन क्योंकि मिक्सिंग नहीं हुई प्रॉपरली तो कलर नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेक श्योर यू आल्सो shaking that together. अच्छा, let's do a sample question. The concentration of solution of Fe2+ ions is to be found out. For this purpose, 25 cm cube of Fe2+ ion solution was titrated. So titration में जो conical flask में solution होगा उसको titrant कहते हैं? नहीं, जो ब्यूरेट में होता है उसको टाइट्रेंट कहते हैं, ठीक है। वो टाइट्रेशन इस्तेमाल हो रहा होता है, और ये वो सॉल्यूशन को आप टाइट्रेट करना चाह रहे हो, तो द सॉल्यूशन टू बी टाइट्रेटेड एंड दिस इज नोन एज द टाइट्रेंट, ठीक है। टाइट्रेंट, टाइट्रेंट यहां होता है इन द ब्यूरेट, ठीक है। अच्छा, then 25 cm cube of acidified Fe2+ was titrated with 0.01 mole per dm cube KMnO4 solution. A total volume of 50 cm cube of KMnO4 was used. What is the concentration of Fe2+ ions? ठीक है, तो कैसे हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल वो मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्री, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। पहले तो ये सवाल आंसर करो। Apparatus used to measure out 25 cm cube of Fe2+ solution, 25 cm cube Fe2+ solution मुझे निकालना है, तो कौन सा apparatus इस्तेमाल होगा, पिपेट इस्तेमाल होगा, राइट। सो वी विल बी यूजिंग अ पिपेट, वेरी गुड, पिपेट। मेजरिंग सिलेंडर कोई बच्चा यहाँ पे नहीं लिखेगा वरना गलत जाएगा। एंड देन यू आर आल्सो नॉट गोइंग टू से ब्यूरेट, ब्यूरेट इस काम के लिए नहीं होता। अच्छा, नाउ लेट्स वर्क आउट। सबसे पहले KMnO4 के कितने मोल्स थे, देखो सिंपल वही है तरीका भाई। KMnO4 के हमने कितने मोल्स इस्तेमाल किए, टाइट्रेशन करने के बाद मिल जाएगा KMnO4 के कितने मोल्स थे, वो निकाल लेंगे, फिर हम बैलेंस इक्वेशन में निकाल लेंगे Fe2+ के कितने मोल्स थे, और फिर हम Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, राइट। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे हम करते जा रहे हैं। एसिड बेस में हमने आज तक यही किया, तो हम इसका भी यही करेंगे, ये आपको वैसे भी आता होगा, इट्स नॉट समथिंग न्यू, यू हैव बीन डूइंग दिस। So mole of KMnO4, I know the concentration of KMnO4 and I know the volume of KMnO4. I can use concentration into volume to find out the mole of KMnO4. So that can be found out using concentration into volume. क्या आ रही है concentration, 0.01 into volume क्या आ रहा है, 50 cm cube आ रहा है, that is 50 into 10 to the power minus 3. What is the answer working out to be? According to Murtaza, that is 5 into 10 की पावर माइनस 4। सही है जी, कहां लिखा 50, ये लिखा 50। A total volume of 50 cm cube of KMnO4 was used, ठीक है। तो ये जो ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग होगी और फाइनल रीडिंग होगी, उस दोनों के बीच में 50 cm cube का डिफरेंस आ रहा होगा, दैट मींस 50 cm cube of KMnO4 was used। अच्छा, देन अच्छा, अब हम ये निकालना है मोल ऑफ Fe2+ अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। तो अगर MnO4 माइनस के 5 into the power 4 है, तो Fe2+ के कितने होंगे, 1:5 का रेशियो है, यानी अगर ये 1 है और वो 5 है, और अगर अभी इसके 5 into 10 power minus 4 है, तो ये हो जाएगा 25 into 10 power minus 4 या फिर 2.5 into 10 power minus 3, in other words, right? So just multiply it by 5. So that shall be 5 into 5 into 10 to the power minus 4. That is working out to be 2.5 into 10 की power minus 3 volts.
ठीक है। बट 50 का तो मतलब है कि मैंने नहीं नहीं 50 का मतलब ये नहीं है। 50 का मतलब ये है कि मतलब ये बताया है ना, अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्यूरेट से ऐड किया तुमने 50 सीएम क्यूब अलमा। 50 सीएम क्यूब जब तुमने ब्यूरेट से ऐड कर दिया तब पर्पल बन गया था सॉल्यूशन का कलर, तुम्हें पता चल गया तुम्हारा एंड पॉइंट रीच हो गया, एक्सेस में नहीं है ये। दिस 50 सीएम क्यूब वाज एग्जैक्टली नीडेड टू react with the Fe2 plus ions whatever they were present in the solution. ठीक है। Okay, and then finally I want to work out the concentration of Fe2 plus ions, so let's work it out. Concentration of Fe2 plus ions वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा concentration वाले फॉर्मूला से जो होता है moles over volume। मोल्स कितने आपके, आपने यहाँ पे निकाल लिए। वॉल्यूम कितना था Fe2 प्लस का, वो आपने पिपेट से ट्रांसफर किया था 25 cm क्यूब, राइट। सो ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू डिवाइड दी moles by the volume, the volume is 25 cm cube, इसको dm cube में convert कर लेंगे and you will get our final answer out। क्या आ रहा है ये, 0.1 मोल पर dm cube आ रहा है आपके पास आपका Fe2 प्लस आयंस के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। कोई परेशानी इसमें? आई थिंक दिस वाज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन। अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस क्वेश्चन। लॉन सैंड Lawn sand is spread over the grass in gardens to reduce the growth of moss. ठीक है जी। Lawn sand is a mixture of sand and iron 2 sulfate crystals FeSO4.7H2O. Lawn sand usually contains 6 to 10% of FeSO4.7H2O by mass. To determine the exact percentage by mass of FeSO4.7H2O present in a sample of lawn sand, a student devises the following experiment. Use a known mass of lawn sand to produce 250 cm cube of solution A containing Fe2 plus aqueous ions. Solution A must have dilute sulfuric acid added to it before it is made up to 250 centimeter cube. ठीक है, ये कुछ यहाँ पे आपके लिए बातें लिखी हुई हैं, बस कर दो प्यास का ऑयल। एक मिनट, क्या बातें हो रही हैं भैया, ट्राई कर लो तो अच्छा है। बस बस चलो प्याज का ऑयल छोड़ दो, क्लास पे आ जाओ वापस। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। स्टेप 2 क्या है, टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 plus aqueous ions in solution A, titrate a 25 cm cube sample of solution A against 0.02 mole aqueous potassium manganate KMnO4। so they're basically doing a redox titration। जो भी Fe2 plus यहाँ से रिलीज होंगे उसको टाइट्रेट करेंगे विद एसिडिफाइड KMnO4। ठीक है, the reaction which takes place during the titration is shown as I said। आपको वो ये वाला रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस वुड मोस्ट प्रोबब्ली बी गिवन, और अगर जो है वो अगर आपको वर्कआउट भी करना पड़ गया तो आई एम फेयरली सर्टेन सबको पता है, सबने एस और रीडॉक्स में पढ़ा हुआ है इसको वर्कआउट कैसे करते हैं यूजिंग दी हाफ इक्वेशंस। ठीक है, सो MnO4 बनता है Mn2 प्लस और Fe2 प्लस बनता है Fe3 प्लस। यू कैन यूज द हाफ इक्वेशंस एंड डिड्यूस कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, खैर बहरहाल ज्यादातर एग्जामिनर आपको उसमें ख्वार नहीं करेगा इन P5, ही विल गिव यू दी रिएक्शन इक्वेशन ही। The end point of the titration is 25 cm cube of 0.02 mole per dm cube KMnO4 aqueous। Determine the concentration of Fe2 plus that was present in 25 cm cube of sample। नहीं याद नहीं करनी, आई वुड रिकमेंड, नहीं कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबब्ली ऐसे दिया जाता है क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चन देखे जितने मैंने निकाले ओवर द इयर्स उसमें सब में ये इक्वेशन दी हुई थी, तो यू वोंट हैव टू मेमोराइज दिस इक्वेशन। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट हाफ इक्वेशन हो सकता है दे दी जाए एंड देन यू माइट हैव टू वर्क आउट द फुल इक्वेशन, तो वो पता होना चाहिए वो कैसे करना है। ठीक है, that was present in the 25 cm cube sample of solution A at the start of titration। मतलब हमें ये निकालना है कि concentration क्या है Fe2 plus की, right? so उसके लिए हमें क्या बोला हुआ है, उन्होंने हमें बोला हुआ है the end point is this much। I can work out the moles of this thing। मैं MnO4 minus के moles निकाल सकता हूँ and then फिर मैं ये निकाल सकता हूँ Fe2 plus के कितने moles थे by using stoichiometry and then I can work out the concentration। ठीक है, मैं concentration भी निकाल देता हूँ। so how do I find out the moles of KMnO4? 1 मार्क का, देखो कितनी ज्यादती है आपकी वर्किंग इसमें छोटी सी नहीं है, लेकिन इसका आपको 1 मार्क मिलेगा सिर्फ। ठीक है, सो दैट्स अ बिट sad about that। yes, you will use n equals to concentration into volume। n will be worked out using concentration into volume। concentration क्या है आपकी, आपकी 0.02 है into volume क्या है आपका, आपका 25 cm cube है। दिखा दो क्वेश्चन, एक सेकंड रुको। 25 into 10 to power minus 3। what is the moles working out to be?
5 into 10 to the power minus 4. ठीक है, so it is working out to be 5 into 10 की power minus 4. These are the moles of KMnO4. Now according to the balanced equation, 1 MnO4 minus reacts with 5 Fe2 plus. So that means N of Fe2 plus वो कितने हो जाएंगे, वो obviously हो जाएंगे 5 into 5 4. ठीक है, सर Cm 10 power minus 2 नहीं होता, Cm 10 power minus 2 होता, लेकिन हम dm क्यूब में कर रहे हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल पर dm क्यूब में होती है, तो यू आल्सो कन्वर्ट Cm क्यूब टू dm क्यूब, तो dm क्यूब में करने के 10 पावर माइनस 3 होगा. ठीक है, मीटर क्यूब में अगर कर रहे हो तो 10 पावर माइनस 2 एंड देन होल क्यूब होगा अगर मीटर क्यूब में करना है. ठीक है, अच्छा, n of Fe2 plus will obviously be 5 into 10 की पावर minus 4, which is going to be equal to 25 या 2.5 into 10 to the power minus 3. ये आपके पास आ गए Fe2 plus की कॉन्सेंट्रेशन. फिर बोल रहे हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 25 cm क्यूब में. So if these are the moles of Fe2 plus, I can work out the concentration once again. So concentration equals to moles upon volume. The concentration is 2.5 into 10 की power minus 3 divided by 25 into 10 की power minus 3. And I believe we are getting, what are we getting? यही मुझे लग रहा है मैंने कल ही ऐसा क्वेश्चन करवाया है, मैंने दोबारा से फालतू में रिपीट करा दिया. This is coming out to be 0.1 mole per dm cube. अच्छा, नहीं कुछ गलत कर दिया है इधर इकरा. अच्छा, ये CV के बाद क्या किया है, इसके बाद देखो मैंने बैलेंस इक्वेशन इस्तेमाल करी है. मैंने इस्तेमाल किया कि भाई अगर MnO4 माइनस के क्या है 5 into 10 power minus 4 आयंस हैं, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन इसके Fe2 plus कितने मल्टीप्लाइड बाय 5 होंगे, 1:5 का रेशियो है. सो मल्टीप्लाई कर दिया बाय 5 टू गेट द मोल्स ऑफ Fe2 plus एंड देन आई डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द Fe2 plus टू गेट द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 plus. ठीक है, Abdullah, you won't have to register for the P4, you already enrolled in it. ठीक है, आप उसी के साथ तो P5 खत्म होगा, P4 फिर लेंगे. ठीक है, हमने पहले MnO4 के मोल्स निकाले हैं, फिर रेशियो किया है, फिर कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉर्मूला यूज किया है. ऑब्वियसली यस, लेट्स स्टार्टिंग यही किया है. ठीक है, जैसे स्टोइकियोमेट्री करते हुए आओ वैसे ही है, इट्स द सेम एग्जैक्ट थिंग, और कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ, एग्जैक्ट वही चीज है. अच्छा, अब इसमें आंसर कैसे लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, आपने ये जरूर नोटिस करना है मैं आंसर कैसे लिख रहा हूँ. ठीक है, हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करी है, मैंने एक ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करी है, एक ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू. ठीक है, हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस वैल्यू, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, 1 सिग्निफिकेंट नहीं है, दिस इज 3SF. ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट है, राइट, बिकॉज ऑल प्रीसीडिंग जीरोस आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, ये सारे जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है. अब 2 जो है ये सिग्निफिकेंट था, और क्योंकि ये जीरोस डेसिमल प्लेस के बाद आ रहे हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट काउंट किए जाएंगे. सो दिस इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ड्यू टू दिस. इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, this is 4SF, this is going to be 4SF, not 2. 4SF, whenever the zeros appear after the decimal point they are considered significant. अगर 2500 होता तो ये 2SF होता, लेकिन अगर 25.00 है ये 4SF है. जब भी जीरोस आ रहे हो डेसिमल पॉइंट के बाद तो वो सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे. ठीक है, एंड देन सिमिलरली आई डू बिलीव सबको ये भी नजर आ रहा होगा, ये भी 4 सिग्निफिकेंट. अब अगर हम अपनी डेटा देखेंगे, मेरे पास लीस्ट SF वैल्यू जो है वो 3 सिग्निफिकेंट की है जो मैंने यूज करी है, तो मेरा आंसर भी लीस्ट सिग्निफिकेंट 3SF तक ही दिया जाएगा. तो मैं 0.1 को भी जबरदस्ती 2 मजीद जीरोस लगा के 3 सिग्निफिकेंट करूंगा. मेरा आंसर सिर्फ 0.1 नहीं होगा इसमें. ठीक है, वरना ये जो 1 मार्क है ये भी बेचारा आपका काट दिया जाएगा. ठीक है, सो मेक श्योर यू आर नॉट मेकिंग दैट मिस्टेक आइदर. If you were unable to calculate the concentration 1, assume for 2 and 3 that the concentration of Fe2 plus is this much. This is wrong. हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. ठीक है, so this is an easy step. Everybody should be able to do that. जब इसकी एक मार्क, determine the mass of lawn sand needed to prepare 250 cm cube of solution A at the concentration calculated in 1. Assume that the lawn sand contains 8% FeSO4.7H2O by mass. ठीक है, so give a read to this question, ये जो लिखा हुआ है, and then tell me हमें क्या करना चाहिए. What do you think we should do? मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ूं, दोबारा समझाऊं ये चीज, because very quiet, you've gotten very quiet. देखो, अच्छा, मैं एक और चीज आप लोगों के लिए एडवाइस करूंगा, क्या किया करो, उसी को यूज करेंगे, उसी को यूज करना है. सबसे पहले तो ना ये स्टेप वाइज प्रोसीजर नोट कर लिया करो. वेरी गुड मिसबा, पहले तो ये स्टेप वाइज प्रोसीजर नोट कर लिया करो, क्या किया गया है, राइट. I would always advise you note the stepwise procedure that is going on. ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन था, ये बोल रहे हैं लॉन सैंड है जिसमें 6 to 10% जो है वो FeSO4.7H2O होता है बाय मास. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं एग्जैक्ट परसेंटेज ब्ला 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 व्हाटएवर दैट वाज. वो बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर यूजिंग अ नॉन मास ऑफ लॉन सैंड. उन्होंने एक नॉन मास ऑफ लॉन सैंड इस्तेमाल किया है
और पहले 250 सेंटीमीटर सॉल्यूशन बनाया है ऑफ ए. दे हैव मेड अ 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए. दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, containing Fe2 plus ions. Solution A must have dilute sulfuric acid added to it before it is made up to 250. मतलब ये बोल रहे हैं. अब ये दूसरा एक और चीज थी कि सॉल्यूशन बनाते हुए इस चीज का भी ख्याल रखना. ठीक है, दिस इज लेट्स से ये वन में इन्वॉल्व था. ठीक है, ये वन का ही पार्ट है. दिस वाज स्टेप वन. मेजॉरिटी स्टेप वन वाज मेकिंग अ 250 cm क्यूब का सॉल्यूशन, और उन्होंने मजीद उसने मेक श्योर किया कि वो H2SO4 भी इस्तेमाल करें. अच्छा, दूसरी चीज क्या कर रहे हैं, टू डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ इन सॉल्यूशन, टाइट्रेट एट 25. अच्छा, दिस इज द सेकंड स्टेप. आपने 250 सेंटीमीटर क्यूब का 25 cm क्यूब का पोर्शन लिया. आपने पूरा का पूरा 250 नहीं टाइट्रेट किया, इंस्टेड आपने 250 का सिर्फ और सिर्फ 25 cm क्यूब का पोर्शन लिया है. सो दिस इज स्टेप 2. 250 का 25 cm क्यूब का पोर्शन लिया है. अगेंस्ट दिस मच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिनोफोर, आपने अगेंस्ट दिस मच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिनोफोर टाइट्रेट किया. हुआ क्या, ये आपका स्टेप 3 था. स्टेप 3 क्या था, आपने टाइट्रेशन के लिए आपको इतना चाहिए था, तो हमने बैक ट्रैक वर्किंग करके ये निकाल लिया कि 25 cm क्यूब में Fe2+ कितने थे, उसके मोल्स भी निकाल लिया और उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल लिया हमने. ठीक है, अब इससे पीछे वाला स्टेप क्या था, इस 25 cm क्यूब का सैंपल कहां से आया था, ये 250 cm क्यूब के सैंपल से आया. और 250 cm क्यूब का सैंपल कैसे बना था, एक नॉन मास ऑफ लॉन सैंड को पानी में डिसॉल्व करने के बाद, आफ्टर पुटिंग इन सम H2SO4. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमिन द मास ऑफ लॉन सैंड नीड टू प्रिपेयर द 250. वो बोल रहे हैं आपको 25 का नहीं बोल रहे, मुझे 25 का नहीं चाहिए, वो बोल रहे हैं भाई आप 250 का निकाल के दो. तो हमें तो क्या पता है, वी नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 25 cm क्यूब. हमें ये पता है कि 25 cm क्यूब की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दैट इज 0.1. वो 0.1 है, सो दैट इज 0.100. मुझे निकालनी है 250 में क्या है, सो वी कैन यूज यूनिटरी मेथड. 250 cm क्यूब में लेट्स से देयर इज सम कॉन्सेंट्रेशन x. अब कुछ बच्चे रियलाइज कर लेंगे, वो सीधा मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लेंगे. कुछ बच्चों को रियलाइज नहीं होना तो वो यूनिटरी मेथड कर ले. ठीक है, व्हाटएवर मेथड यू वांट टू बी यूजिंग, व्हाटएवर यू फील लाइक इज कंफर्टेबल. सो x इज गोइंग टू वर्क आउट टू बी, मेरे हिसाब से 1 मोल पर dm क्यूब नहीं, कुछ और आ रहा है, कुछ और आएगा. व्हाट्स दिस कमिंग आउट टू बी, यूनिटरी मेथड करो. दिस शुड बी कमिंग आउट टू बी 0.100 into 250 divided by 25. Really? एक सेकेंड. 1 मोल पर dm क्यूब आ रहा है. ठीक है, we're getting 1 मोल per dm cube. So you are getting 1 mole per dm cube. This is the concentration in, sir 0.100 क्यों ले रहे हैं, यही जो हमने निकाला इधर, this thing. The concentration is 0.100 mole per dm cube in 25 cm cube. अच्छा, ये भी हम एक तो तरीका ये भी कर सकते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेशन ही निकाल लें. ठीक है, अच्छा इससे ज्यादा बेहतर तरीका क्या होता है, बिकॉज हमें वर्किंग अगर ग्राम्स निकालने हैं इधर तो मोल्स से निकलेंगे ना. सो हाउ अबाउट वी डू द कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स. कॉन्सेंट्रेशन ही लेते हैं क्योंकि मुझे अब इस कॉन्सेंट्रेशन को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा. लेट्स टेक दी मोल्स. हाँ, हम मोल्स से ही कर लेते हैं कैलकुलेशन. ऐसा करते हैं कि इसको हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते, मोल्स में कर लेते हैं. लेट्स जस्ट टेक दी मोल्स. एन कांस्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली एन इस केस में कांस्टेंट नहीं होगा. व्हाई, बिकॉज 25 cm क्यूब में कुछ पोर्शन आया है 250 का, तो 225 और 250 में n कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, तो वी कैन नॉट यूज C1v1 इक्वल्स टू C2v2, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज n कांस्टेंट नहीं है इस केस. ठीक है, क्योंकि 250 का कुछ ना कुछ पोर्शन था. अच्छा, तो 25 cm क्यूब में कितने वो थे मोल्स, कितने थे, 2.5 into -3 थे. ओके, 25 cm क्यूब में हमारे पास मोल्स जो थे वो 2.5 into 10⁻⁻. ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम, और ये क्या है, मोल्स ऑफ Fe2+. And I am trying to find out what are the moles in 250 cm cube. So we can now calculate this as x equals to 2.5 into 10⁻⁻3 into 250 divided by 25. What is the answer working out to be? .025. ठीक है, so we are getting 0.025 moles. हमें ये पता चलता है कि 250 cm क्यूब में क्या हो रहा है, 250 cm क्यूब में 0.025 मोल्स ऑफ Fe2+. ठीक है, अच्छा अब ये 0.025 मोल्स ऑफ Fe2+ कहां से आए हैं, वेयर हैव दे कम अबाउट फ्रॉम. अब ये नोट करते हैं, ये जो 0.025 मोल्स ऑफ Fe2+ आए होंगे वो डेफिनेटली यहां से आए हैं ना.
दे मस्ट हैव कम अबाउट थ्रू दिस थिंग, यहां से आए हैं, राइट? मुझे क्या निकालना है? मुझे इसका मास निकालना है कि इसका मास कितना था, एंड देन आई विल वर्क आउट मास ऑफ लॉन्च साइड। इसकी मदद से मुझे परसेंटेज की मदद से मुझे पहले निकालना है इसका मास कितना है, फिर परसेंटेज की मदद से मैं ये निकालूंगा लॉन्च साइड का कितना मास था, राइट? अभी मुझे क्या पता चला है? अभी मुझे ये पता चला है कि मेरे पास इतने मोल्स ऑफ Fe2+। मुझे अभी ये निकालना है कि ये Fe2+ के मोल्स कहां से आए हैं। These Fe2+ के मोल्स have obviously come about from this thing. FeSO4.7H2O जब ये डिसोसिएट किया होगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसने एक ही Fe2+ रिलीज किया है। One FeSO4 will release one Fe2+ ही. So that means, can I say that the moles of Fe2+ is equivalent to the moles of FeSO4.7H2O, which is equivalent to 0.025? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जितने भी मोल्स आए थे Fe2+ के, वो इसके डिसइंटीग्रेट, इसके डिसोसिएट करने से आए? तो ये जितने भी आए हैं ये यहीं से आए होंगे, यानी इसके भी इतने ही मोल्स होंगे। Is everyone getting this? Very important statement that we writing over here. ये नहीं समझ में आया भाई? मुझे एक बात बताओ, FeSO4.7H2O जब सॉल्यूशन में गया होगा तो क्या हुआ होगा? ये टूटा है। एक्वस सॉल्यूशन में अपने जो भी आयन होती है, जो भी सॉल्ट होती है एक्वस सॉल्यूशन में टूटती है। अब देखो इसमें कितने Fe हैं? इसमें एक ही Fe है ना, तो ये एक Fe2+ में टूटा होगा, एक SO4 2- में टूटा होगा, और इसने 7 H2O रिलीज किए होंगे। ऐसे ही होगा ना? यही हुआ होगा ना, राइट? सो इफ यू हैव वर्कड आउट द मोल्स ऑफ दिस थिंग, अगर आपको ये पता है कि इसके मोल्स क्या है, you say there are x moles of this, where did these x moles come from in the first place? यहीं से आए होंगे ना। इसके भी तो x होंगे फिर, ताकि इसके x Fe यहाँ पे x के x Fe2+ बन गए, राइट? No, why are we, no, we're not going to consider water moles. देखो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि भाई मुझे इसके मोल्स पता है ना, x Fe2+ कितने, how many were the Fe2+? I know how many were the Fe2+। मैं ये निकालना चाह रहा हूँ FeSO4 कहां से आओगे। अब मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी एक बात बताओ, क्या अगर ये जो है वो 0.5 होते, तो क्या यहां पे आपके पास 1 Fe2+ आ सकता था? Could you have gotten 1 Fe2+ if this was 0.5 FeSO4.7H2O? नहीं हो सकता, बिकॉज ये कितना है, ये तो 0.5 Fe रिलीज करेगा ना, तो 1 Fe2+ तो नहीं आ सकता। तो 1 Fe2+ कहां से आए होंगे? 1 Fe2+ लाजिमन 1 से ही आए होंगे, बिकॉज जब ये एक मॉलिक्यूल पानी में टूटता है, सो इट फॉर्म्स 1 Fe2+। व्हेन इट्स ब्रेकिंग इन वाटर, इट्स गोइंग टू रिलीज 1 Fe2+ पर मॉलिक्यूल, ठीक है? FeSO4.7H2 is not Fe2+ aqueous. FeSO4.7H2O is disintegrating in an equal number of Fe2+। बेसिकली हो क्या रहा है, ये इधर लिख देता हूं। लेट्स राइट द इक्वेशन नाउ, you guys continue too much। basically this is happening, FeSO4.7H2O जब ये आप एक्वियस सॉल्यूशन में डाल रहे हो, तो हो क्या रहा है, ये टूटता है Fe2+ में, SO4 2- में, और 7 H2O में। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1:1 रेशियो है ना? Isn't this a 1:1 रेशियो? एक ऐसा मॉलिक्यूल एक ही Fe2+ रिलीज करेगा ना लकी। तो अगर इसके मोल्स 0.025 हैं, तो इसके मोल्स भी तो 0.025 होंगे। अंडरस्टूड? ओके, किसी और को कोई कंफ्यूजन इस पार्ट में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? ये स्टोइकियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप की, दैट यू अंडरस्टैंड ये चीज कहां से आई है, ठीक है? जरूरी नहीं है हर दफा 1:1 का ही रेशियो, कभी कभी 2:1 भी होता है, 3:1 भी होता है, 5:1 भी होता है परहैप्स। जैसे इस केस में अगर पानी को देखो कि पानी के एक मॉलिक्यूल 7 पानी रिलीज कर रहा है, तो अगर पानी पता होता तो फिर आप इसको काउंट में लेते कि 7 पानी रिलीज हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल से, then that would have been a different कहानी altogether। यहाँ पे 1:1 है। Is this clear मेरे बच्चों? Please give me a confirmation. I need this to be very very clear to all of you। अच्छा, अब अगर मुझे ये पता चल गया है कि मेरे जो है यस एग्जैक्टली सनी। अच्छा, अब मुझे ये पता चल गया है कि इसके भी इतने मोल्स हैं, मोल्स एक Fe के हैं। हमारे पास मोल्स एक Fe के नहीं है, हमारे पास मोल्स जो हैं वो हैं इतने Fe के। अब तुम्हें पता है 1:1 है, इसका मतलब अगर इसके 0.025 है तो उसके भी 0.025 होंगे। सो आई नो दैट 0.025 Fe2+ must have come from 0.025 this of this whole thing। one molecule disintegrates into 1 Fe2+, ठीक है? अच्छा, ऊपर भी इनटेक सेम मोल्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम्स।
यस वी कांट टेक ना, बिकॉज इकरा अगर तुम्हारे पास एक पूरा टब भरा हुआ है और उसमें से तुम एक छोटा सा पोर्शन लेते हो, तो इसमें जो मोल्स होंगे क्या वो इस सब के मोल्स के बराबर होंगे? नहीं हो सकते ना। अच्छा ये बात भी एक और चीज समझ लो, एक काम करते हैं यहाँ पे, ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो देयर आर टू थिंग्स बाय विच यू गेट सॉल्यूशंस आउट, ठीक है। एक हमने पढ़ी है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या थी? डाइल्यूशन ये थी कि आपने एक छोटा सा सैंपल लिया, फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट ट्यूब में एक छोटा सा सैंपल बनाया हुआ था, जिसमें क्या थे, जिसमें मोल्स थे आपके 0.02 ऑफ व्हाटएवर XYZ स्पीशी व्हाटएवर, लेट्स से देयर वाज सम स्पीशी X जिसके मोल्स थे 0.02, ठीक है। अब डाइल्यूशन करते हुए क्या होता है, इस ही चीज को आप एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालते हो। आई एम नॉट ड्राइंग अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, मैं एक बड़ा सा कंटेनर बना रहा हूं, आप इसी को एक बड़े से कंटेनर में डालते हो, यानी आप यहाँ पे NX कितने डाल रहे हो, 0.02 डालते हो, और फिर आप पानी ऐड अप करते हो। अब देखो पानी ऐड करने से X के मोल्स पे तो कोई फर्क नहीं आएगा ना, अगर मैं सिर्फ पानी ऐड कर रहा हूं तो X के मोल्स पे तो कोई फर्क नहीं आएगा। So in this case, I can assume the moles to be constant, and then we can use C1V1 equals to C2V2, because adding water does not produce any difference in the amount of moles of the solute. Solute को कोई फर्क नहीं पड़ता पानी डालने से। हाँ, लेकिन अगर आप ये कर रहे हो, if you are acquiring a small yes, it changes the constant definitely. If you're acquiring small sample, या फिर कह लेते हैं separating small sample, तो अब अगर आप एक बड़े टब में जिसमें फॉर एग्जाम्पल मोल्स जो थे, फॉर एग्जाम्पल दी मोल्स वर 1 मोल, और अब आप उसका सिर्फ इतना सा पोर्शन ले रहे हो, यू टेकिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, तो नाउ व्हाट यू आर गेटिंग आउट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी 1 मोल, क्योंकि आधे से ज्यादा सॉल्यूशन तो पीछे ही रह गया है, आपने तो छोटा सा पोर्शन लिया है ना। तो लाजिमन अब जो यहां पे NX आ रहे, वॉट एवर दी NX ओवर हियर, these must be definitely a lot less than 1 mole. तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक होती है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में मोल्स सेम रहते हैं, एक होती है टेकिंग अ सेपरेट सैंपल आउट, 250 cm क्यूब में से 25 cm क्यूब बाहर निकाला। अब जो 25 cm क्यूब में जो मोल्स होंगे वो 250 cm क्यूब में नहीं होंगे, 250 में ज्यादा होंगे, 250 का आपने छोटा सा पोर्शन लिया, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक प्रोसेस है डाइल्यूशन, द मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट, when you try taking out a small sample then the moles are not remaining constant, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहते। उसके लिए फिर आपको इंड्री मेथड करना पड़ेगा, डाइल्यूशन के आप C1V1 equal to C2V2 कर सकते, ठीक है। these are two separate things। अच्छा, गोइंग बैक टू आवर क्वेश्चन, मुझे ये पता चल गया इसके कितने मोल्स हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन वर्क आउट द मास ऑफ दिस थिंग, क्योंकि अगर मुझे इसके मोल्स पता चल गए हैं तो मैं मोल्स इनटू MR करके मास निकाल सकता हूं इस चीज का, जितना भी मुझे मास रिक्वायर्ड था टू गेट 0.025 मोल्स ऑफ दिस थिंग, ठीक है। सो लेट्स वर्क आउट द मास। मास इक्वल्स टू मोल्स इनटू MR। तो मोल्स कैसे हैं, मोल्स हमारे 0.025 है, MR कहां से आएगा, ये सब कुछ हमें पीरियोडिक टेबल से देखना पड़ेगा। सो Fe का क्या होता है, आई एम राइटिंग इट डाउन, अभी फिलहाल हमारे पास पीरियोडिक टेबल नहीं है, दैट इज 55.8, सल्फर इज 32.1, ऑक्सीजन 4 है, सो 4 into 16 दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, गुड, दैट्स गुड। सो 4 into 16 and then you're going to do plus 7 2s are 14 hydrogens, so 14 hydrogens, 14 into 1, and then 7 oxygens mazid, so 7 into 16. What is the mass working out to be for this thing? 6.9475, 6.9475। यहां तक अगर कोई बच्चा कंफ्यूज्ड है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस फॉर टाइट्रेशंस, ताकि आगे जाके आप लोगों को ये बातें क्लियर हो, ठीक है। डाइल्यूशन करते हुए क्या हो रहा है, सैंपल लेते हुए क्या हो रहा है, कब हमने कैसे एज्यूम करना है, कौन सी चीज डिसोसिएट हो रही है किस चीज में, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अभी मैंने क्या कर लिया है, मैंने लॉन सैंड का मास निकाल लिया जो मुझे रिक्वायर्ड है, द लॉन सैंड मास दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.025 मोल्स ऑफ दिस थिंग, that gave me 0.025 moles of Fe2 plus, जिसका मैंने 25 cm क्यूब सैंपल लिया तो मुझे इतने मोल्स मिले जिसको मैंने टाइट्रेट किया था, ठीक है। करेंगे अभी यूज रुमेसा, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। रुमेसा ये जो आंसर आया है ये हमारे पास आया है 6.9475 ग्राम्स ऑफ दिस स्पीशी इज नीडेड। तुम्हें इस चीज के 6.9475 ग्राम्स चाहिए। अब मसला क्या है रुमेसा, ये स्पीशी जो है वो 8% है लॉन सैंड का, मतलब अगर मुझे ये निकालना है कि मास ऑफ लॉन सैंड क्या है,
लेट्स से द मास ऑफ लॉन्च सैंड इज सम एक्स चीज, इट्स सम एक्स थिंग, सो एक्स का बेसिकली जब मैं 8% लेता हूं तब मुझे ये वाली वैल्यू मिलती है जो मुझे सॉल्यूशन में मिली। आई गॉट 6.9475 grams that I got in the solution. So I'm going to use the 8% like this. जो असल लॉन मास है उसका जो भी मास है उसका 8% हकीकत में ये मास है। सो इस मदद इसके थ्रू मैं निकालूंगा आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है, not 92, 92, not 192, I think it can be worked out using a percentage quite easily. ठीक है, टोटल का 8% है ये चीज, तो लॉन सैंड का जो मास था उसका 8% निकाल लोगे तो ये आ जाएगा जो हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, यानी देखो ने क्या लिखा हुआ है, लुक over here, lawn sand usually contains 6 to 10% FeSO4.7H2O by mass. उसमें ये पूरी चीज ये नहीं होती, उसमें बस 6 to 10% ये चीज। इधर उन्होंने बताया हुआ है कि अज्यूम करो कि उसमें अभी 8% ये था, बाकी जो भी है वो कुछ और ही चीज है जो हमारे किसी फायदे की नहीं है। ठीक है, 6.9475 डिवाइड, हाँ अल्मा जैसे भी परसेंटेज लगाना चाहो, हाउएवर यू वांट टू अप्लाई द परसेंटेज, जैसे भी आपको समझ आ रही है दैट इज परफेक्टली। ठीक है, उसको कोई मसला नहीं। सो व्हाट्स दिस आंसर कमिंग आउट टू बी मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, डिवाइड बाय 8 करो। आई होप मुझे जो है वो हर स्टेप को दिखना ना पड़े। 86.84375। थैंक यू मिसबा। सो आई एम गेटिंग दैट x इक्वल्स टू 86 पॉइंट, ठीक है करा 86.84375, 84375। अच्छा, और अब हम इसको कोट कितना करेंगे, हाउ मच शुड आई कोट इट, यही आ रहा है नहीं ना रानी, तो 92% ही ना, 100% है ना वो 100 लोगे तो आएगा वो उससे नहीं आएगा, 92 नहीं आएगा लेना। ठीक है, यू हैव टू टेक द 100% इन प्लेस ऑफ दैट, बट आई वुड रिकमेंड उस केस में रेशियो नहीं अप्लाई करो, उसमें केस में परसेंटेज ही लगाओ। ठीक है, रेशियो वाला उस केस में हो सकता है कभी कभी फ्लिप हो जाए या फ्लॉप हो जाए, तो डोंट यूज दैट, यूज दी रेशियो वाला ही मेथड। अच्छा, अब हमने जो ये वैल्यू उठाई है ना, दिस थिंग, अगर देखोगे तो ये वैल्यू भी, बिकॉज मैंने पुराने क्वेश्चन में वर्किंग करी हुई है, तो ये वैल्यू भी मेरी असल में 3 सिग्निफिकेंट ही आई हो, जो मैंने इधर से फाइनल आंसर यहाँ पे निकाला। सो दिस इज द 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू दैट आई यूज्ड ओवर हियर। यहाँ पे हाँ मुझे कुछ 4 सिग्निफिकेंट एड दी है, ये भी 4 सिग्निफिकेंट, आंसर 4 सिग्निफिकेंट, मैं 3 सिग्निफिकेंट लिखूंगा, मैं पीछे से चलती वाली 3 सिग्निफिकेंट। सो आई बिलीव लेट्स कोट दिस टू 86.8 grams, that should be my final answer over here. Is this question clear to everyone? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? Sir, please give an overview. I'll try to give an overview. But why 3SF? Why not 4? Manal, because you used this value from over here ना. अब ये value at best, क्योंकि तुम्हारे पिछले पार्ट में 3 significant एक डाटा दी हुई थी, तुम इसको at best ये वाली वैल्यू भी तुमने यहाँ से उठाई है, वो 3 significant figures ही उठाई है। It can't be a 4SF value. ठीक है, तो therefore मैं यहाँ आंसर भी 3SF ही लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको 3SF लिख रहा हूँ। Solution A must contain enough H plus aqueous ions for the reaction to take place during the titration. Use the concentration of Fe2 plus from 1 to determine the minimum volume of 2 mole per dm cube H2SO4 which must be added to prepare the 250 cm cube of solution A. ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपने कॉन्सेंट्रेशन निकाली है 1 में Fe2 प्लस की, इसको इस्तेमाल करके ये निकाल दें कि हमें कितनी मिनिमम वॉल्यूम चाहिए H2SO4 की, which must be added to prepare the 250 cm cube solution of A. तो क्या करना चाहिए? अच्छा, नाउ इफ यू सी दिस, जरा गौर से देखोगे अदर, तो हमारे पास क्या है, 5 Fe2 प्लस रिक्वायर 8 H प्लस। अब ये H प्लस कहां से आ रहे होंगे? डेफिनेटली H2SO4 से ही आ रहे हैं, राइट? दे मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द H2SO4। लिमिटिंग एक्सेस कॉन्सेप्ट नहीं, लिमिटिंग एक्सेस कॉन्सेप्ट नहीं है। The thing is they're asking you what is the minimum, उसमें कोई लिमिटिंग और एक्सेस वाली चीज नहीं है। ठीक है, लिमिटिंग एक्सेस होता अगर पहले से कुछ दिया होता, फिर वो बात पूछ रहे होते कि इसमें से दोनों की चीजें बताई हुई होती कि इन दोनों कितने मोल से, फिर हम उसमें रिड्यूस करते हैं कौन सा लिमिटिंग क्या है। वो अभी आपसे क्या पूछ रहे हो, आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब आप सोल्यूशन बना रहे थे उस वक्त हमने H2SO4 कितना यूज करना है फॉर दिस रिएक्शन टू बी प्रॉपर्ली गोइंग ऑन, व्हाट इज द मिनिमम, जस्ट एग्जैक्ट वो बता दे। ठीक है, इसमें कोई लिमिटिंग एक्सेस वाली चीज। अच्छा, अब देखो, I know the moles of Fe2 plus that went at a reaction. मुझे ये पता है moles of Fe2 plus कितने रिएक्शन के अंडरगो गए हैं in 25 cm cube. I already know that. In fact, I also know that कि 250 cm cube में कितने Fe2 plus थे। मुझे ये भी पता है 250 cm cube में कितने Fe2 plus थे। I also know that. अच्छा, अब उसके तहत अगर हम जरा गौर से देखें,
5Fe2+ requires 8H+ ions for complete reaction. 5Fe2+ requires 8H+. Obviously ये कहां से आ रहा है? ये तो H2SO4 से आ रहा है ना. The acidified, the H2SO4 is giving the H2, this H+, that is allowing you to जो है वो do your reaction. ठीक है. अब हमें ये निकालना है कि मुझे ओरिजिनल चीज में, मुझे मतलब अपने 250 cm³ के सैंपल में कितना H2SO4 डालना था, ताकि रेशियो क्या रहे, 8:5 रहे इन दोनों चीजों का. ठीक है. सो वी विल यूज दिस रेशियो एंड वर्कआउट. सबसे पहले तो कि हमें कितने H+ आयंस चाहिए हैं, फिर हम उन आयंस की मदद से ये निकालेंगे H2SO4 के कितने मोल्स हमें चाहिए थे, एंड देन उस मोल्स के थ्रू हम ये निकाल लेंगे वॉल्यूम कितना होना चाहिए था ऑफ H2SO4. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू यूज द रेशियो दैट Fe2+ is to H+. वी नो द रेशियो इज 5:8. मुझे ये पता है 5:8 है ये. ठीक है. अब मुझे पता है कि 250 cm³ में मेरे Fe2+ के आयंस कितने थे, Fe2+ के मोल्स कितने थे, 0.025. क्योंकि इन्होंने मुझे बोला 250 पे कर दो, तो मैं डायरेक्टली अपना 250 वाली वैल्यू उठा रहा हूं. आई एम पिकिंग अप दिस 0.025. सो लेट्स पिक अप दिस. मुझे पता है मेरा 250 cm³ में 0.025 है. उसके हिसाब से मेरे पास अकॉर्डिंगली 5:8 के रेशियो में ही H+ आयंस होने चाहिए. Right? So let's once again do the unitary method to get the value of X out. Whatever that is coming out to be, that will become 8 into 0.025 divided by 5, which is working out to be 0.04 moles. इस बात से क्या पता चला हमें कि 250 cm³ of solution A में, जिसमें 0.025 moles of Fe2+ है, you need 0.04 moles of H+. ये क्या आए हैं, ये H+ के मोल्स आए हैं. दिस इज दी H+ के मोल्स ओवर हियर. ठीक है. इसके साथ नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं ऑफ H+. आपको इतने डालने हैं 250 cm³ में, ताकि ये वाला रिएक्शन आराम से सही तरीके से होता रहे. ठीक है. सो दैट इट इज एन एम्पल क्वांटिटी एंड दिस कैन प्रोसीड एज इज. अच्छा, अब ये H+ कहां से आए? ये H+ आए H2SO4 से. अब जरा अगर गौर से देखोगे, यू कैन सी दैट 1 H2SO4 will dissociate into 2H+ plus SO4 2-. You can see that अब रेशियो क्या है, अब रेशियो 1:2 है. अगर आपके पास 0.04 moles of H+ है, so that means how many moles of H2SO4 did you need? कितना H2SO4 डालना पड़ता? अगर मेरे पास इतने मोल्स मुझे चाहिए H+ के, तो मुझे H2SO4 के कितने मोल्स चाहिए होंगे? I need half of that. 1:2 का रेशियो है. एक H2SO4 2 बनता है, तो फिर अगर ये 0.04 है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 0.02 मोल्स चाहिए हैं H2SO4 के, ताकि मुझे 0.04 मोल्स ऑफ H+ दे दे. जब मुझे ये पता चल गया कि मेरे H2SO4 के कितने मोल्स होंगे, नाउ आई कैन यूज द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ H2SO4. तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम शैल इक्वल्स टू मोल्स अपॉन कंसंट्रेशन. द मोल्स आर 0.02, द कंसंट्रेशन इज 2, and you will get your answer out whatever it is supposed to be, which I believe is working out to be 0.01 dm³. 0.01 dm. ठीक है. 0.01 dm³ है, इसको cm³ में करना है. कैसे करते हैं कन्वर्ट? You will convert it by multiplying it by 1000. dm³ to cm³. अगर cm³ को dm³ में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, dm³ को cm³ में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, and you're going to get your answer out as 10 cm³. You need 10 cm³ of H2SO4 in 250 cm³ of solution to produce this ratio 8:5 का ratio. Is this clear? कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, then next thing, describe a method to prepare 250 cm³ of solution A, starting with a glass beaker which contains the known mass of lawn sand determined in A2 as shown. Glass beaker दिया हुआ है, known mass of lawn sand दिया हुआ है. Assume that common laboratory patch is available. You may find it helpful to write your answer as a series of small steps. कहीं भी और अलाउड नहीं होता है सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप्स में आंसर लिखना, कहीं भी नहीं होता अलाउड. सिर्फ इधर वाले में जहां पे आपको सॉल्यूशन बनाना होता है, उस केस में अलाउड होता है. राइट. सो वी जो है वांट टू, व्हाट डू वी वांट टू डू? वी वांट टू राइट दी स्टेप्स. कैसे हम लॉन सैंड का 250 cm³ का सॉल्यूशन बनाएंगे. तो मैंने आपको क्या बताया था, कैसे आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन बनाते हो. मतलब स्मॉल स्टेप्स मींस 1 2 3 4 5 करके बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो. मास सोचो सोचो, क्या बताया था भाई. देखो वो बोल रहे हैं ये मास उन्होंने ऑलरेडी मेजर आउट करके तुम्हारे सामने रखा हुआ है, तुम्हें इस मास को निकालने की जरूरत नहीं है. दे हैव ऑलरेडी पुट द मास इन फ्रंट ऑफ यू.
they've given you the mass, they're asking you how do I convert this mass into 250 cm cube of solution. सनीम बाकी सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस में मतलब यही बोल रहा हूँ, जब भी सॉल्यूशन बनाने को आएगा तो वहां पे एग्जामिनर स्टेप मेंशन करता है कि स्मॉलर स्टेप्स लिख दो, लेकिन जब तक एग्जामिनर मेंशन ना करे स्मॉलर स्टेप्स लिखो, आप अपनी मर्जी से खुद नहीं लिखोगे कभी भी स्मॉलर स्टेप्स 1 2 3 4 5 करके आप आंसर नहीं लिख सकते. व्हेन एग्जामिनर सेज देन राइट, वरना नहीं. ओके, नाउ there are some important things that you need to be making sure that you're writing the answer. ठीक है, जब आंसर लिख रहे हो 5 मार्क का आंसर है, आपने जितनी वर्किंग कर ली है पीछे उस सब के इंडिविजुअल पार्ट से ज्यादा ये मार्क रख रहा है. ठीक है, तो ये 3+2 ये इतनी लंबी वर्किंग के वो मजीद यहाँ पे 5 मार्क्स दे रहा है. बड़ा ही मार्क गेनिंग क्वेश्चन होता है जब भी आपको ये लिखना हो. ठीक है, आई एम कॉपी पेस्टिंग एन आंसर सो दैट वी कैन डिस्कस दी पॉइंटर्स. ये आ गया हमारे पास. ठीक है, अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन हो सकता है हल्का सा सॉल्यूशन बनाने का तरीका भी डिफरेंट हो. ठीक है, सो लेट्स राइट दिस डाउन. Add distilled water to dissolve the lawn sand. ये सब बच्चों ने सही बताया, डिस्टिल्ड वाटर आपको डालना पड़ेगा लॉन सैंड को डिसॉल्व करने के लिए, कोई और तरीका नहीं है. ठीक है, देन फिल्टर द रेजिड्यू. ठीक है, लॉन सैंड हो सकता है सारा का सारा डिसॉल्व ना करे, राइट, इट कुड हैव सम इनसॉल्युबल कंपोनेंट भी, जरूरी नहीं है हर चीज पूरी पूरी सोल्यूबल हो इन केस ऑफ अ लॉन सैंड, बिकॉज ये कोई सॉल्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पता नहीं है. सो यू विल हैव टू मे बी आल्सो राइट द स्टेप कि फिल्टर द रेजिड्यू, ताकि जब आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालें कोई सॉलिड पार्टिकल्स वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ना चले जाए. सो यू गोइंग टू फिल्टर द रेजिड्यू. नेक्स्ट थिंग, यू गोइंग टू ट्रांसफर द सॉल्यूशन टू अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, रिंस द रेजिड्यू एंड ऐड इट्स वॉशिंग्स टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. जैसे हम रिंस करते हैं, अच्छा देखो रेजिड्यू था, रेजिड्यू को भी हमने रिंस किया है. ठीक है, these are some very important things over here, these are very important things. You want to filter the residue, this thing, ये इसमें फर्क पड़ रहा है इस आंसर में. And you also want to rinse the residue and add its washings to the volumetric flask. ये दो स्टेप्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एक तो लॉन सैंड है, लॉन सैंड पूरा पानी में डिसॉल्व नहीं करेगा, तो आपने इसको फिल्टर आउट करना है. इससे पहले कि आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालो. अगर आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सॉलिड पार्टिकल्स होंगे तो आपका वॉल्यूम फॉल्स वॉल्यूम आएगा पानी का, क्योंकि कुछ कुछ वॉल्यूम इन सॉलिड पार्टिकल्स का आ जाएगा. तो जो आपका 250 cm³ वॉल्यूम आ रहा होगा, हो सकता है वो हकीकत में पानी का 245 cm³, वो बाकी 5 cm³ सॉलिड पार्टिकल से आ रहा है. सो मेक श्योर यू नेवर ऐड सॉलिड पार्टिकल्स इन योर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. कभी भी नहीं जाते हैं सॉलिड पार्टिकल्स इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. अच्छा, दूसरी बात क्या है ट्रांसमिशन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, रिंस द रेजिड्यू. अच्छा, अब आपका जो रेजिड्यू आया है ना, जो आपने फिल्टर पेपर में कलेक्ट कर लिया, व्हाटएवर द रेजिड्यू इज, इधर क्या बोला जा रहा है, उस रेजिड्यू को भी मैं बता रहा हूं मेरा मीजा, उस रेजिड्यू को भी आप क्या करोगे, उस रेजिड्यू को भी आपको रिंस करना है, उसको भी धोना है, ताकि जो चीजें उसमें से डिसॉल्व नहीं करी हैं, अनफॉर्चुनेटली हो सकता है बीकर में सारी चीजें डिसॉल्व नहीं करी हो, तो आपने उसको भी रिंस कर लिया और उसकी भी वॉशिंग लेके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल. ठीक है, फिर उसके बाद आपने बीकर की वॉशिंग करी, स्टिरर की वॉशिंग करी, वो भी डाल दी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में. देन वन मोर थिंग दैट केम इनटू दिस आंसर इज स्पेसिफिकली, क्योंकि आपको H2SO4 भी इस्तेमाल करना है. ठीक है, अब H2SO4 वी ऑलवेज रिंस रेजिड्यू आफ्टर फिल्ट्रेशन, डेफिनेटली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में कभी भी सॉलिड नहीं जाएगा, तो वहां पे हमेशा रेजिड्यू फिल्टर होगा और फिर उसके बाद रिंस भी होगा रेजिड्यू, ताकि जो चीजों ने डिसॉल्व नहीं करी थी वो भी आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दो. ठीक है, देन इफ यू रिमेंबर, आपको सॉल्यूशन बनाते हुए अभी आपने एक पार्ट सॉल्व किया था कि आपको 10 cm³ ऑफ H2SO4 चाहिए था. ठीक है, इन दिस वन यू कैन राइट और यूज अ पिपेट और अ मेजरिंग स्लेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी माइन्यूट सी माइन्यूट डिटेल भी नहीं छोड़ा करो. आप हो सकता है ये सारे के सारे पॉइंटर्स ना लिख पाओ, ऐसा हो सकता है, लेकिन बिकॉज इफ यू आर नॉट मिसिंग एनी डिटेल इन एनी सिंगल पॉइंटर दैट यू राइट, तो हो सकता है वो 5 मार्क्स आपके पहले ही कंप्लीट हो जाए और आपके ये सारे बाकी जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो जाए. ठीक है, so, जरूरी नहीं है हर बच्चा जो है ये साथ ही लिखे, जो मैंने यहाँ पे सामने लिखे हुए, कुछ दिमाग से बातें निकल सकती है, बट ऑलवेज ट्राई टू राइट जो है वो द कंप्लीट थिंग. मैं दोबारा से बता देता हूँ, रेजिड्यू को फिल्टर किया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में कभी भी सॉलिड नहीं जाता, वो खराब कर देगा रीडिंग आपकी. रिंस क्यों कर रहे हैं रेजिड्यू को, क्योंकि हो सकता है जो ये लॉन सैंड हो, इसमें से हो सकता है 98% डिसॉल्व कर गया यहीं पे, बाकी 2% यहीं पे गीला गीला इस लॉन सैंड पे चिपका रह गया. तो आपने इसको रिंस ऑफ कर दिया ताकि जो इस पे चिपका रह गया था 2%, जो पानी में सोल्यूबल होना चाहिए था लेकिन सोल्यूबल फॉर सम रीजन नहीं हुआ डिसॉल्व, तो आपने उसको रिंस कर लिया ताकि वो भी पानी में आप फिर उसको ट्रांसफर कर दो, ताकि वो कंप्लीटली 100% ऑफ व्हाटएवर वाज सोल्यूबल इन वाटर वो कंप्लीटली पानी में चल जाए. ठीक है अल्मा? अच्छा, फिर रमीजा ने पूछा व्हाई कांट वी यूज, एक सेकंड H2SO को बता दो दोबारा से.
3 पॉइंट स्टार क्यों करे थे? बिकॉज मिसबा ये नए हैं, इस एक्सपेरिमेंट के लिहाज से ये इसमें डिफरेंट है। जब भी मास पूरे तरीके से सॉल्यूबल नहीं होगा ना, वेन एवर लकी द मास इज पूरी तरीके से नेवर सॉल्यूबल। अब जैसे लॉन सैंड है, मट्टी है, ये मट्टी पूरी तरीके से कभी सॉल्यूबल नहीं होगी, तो इसको फिल्टर करना पड़ेगा। जब भी सॉलिड पीछे बचेगा उसको फिल्टर करना पड़ेगा, वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में नहीं जा सकता, गलत हो जाएगा लकी, सब कुछ खराब हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की वॉल्यूम की रीडिंग खराब हो जाएगी। यू विल नेवर पुट सॉलिड इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, एनी अदर कंफ्यूजन गाइस? नहीं 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 अब्दुल्ला, तुम उसको रिंस करोगे, उसको जब तुम रिंस कर रहे हो, फिर दोबारा से बीकर से जब तुम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर कर रहे हो, फिर फिल्टर करोगे, ताकि वो मास ना जाए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। मास नहीं जाएगा इन एनी केस सिनेरियो, वो फिल्टर होके बाहर ही रहना चाहिए, उसकी वॉशिंग्स जानी चाहिए बस। ठीक है, तो बीकर में जो भी वॉशिंग आई होगी उस फिल्टर, उस रेजिड्यू की भी, वो दोबारा से फिल्टर पेपर के थ्रू होकर जाएगा, वो ऐसे ही नहीं जाएगा। स्टेट द कलर चेंज इन द कॉनिकल फ्लास्क एट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या हो रही है? you're titrating with the help of potassium magnate। ठीक है, Fe2 plus is already in solution, potassium magnate is in the burette। तो एंड पॉइंट क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी कलर चेंज? पोटेशियम मैग्नेट ब्यूरेट में है, Fe2 प्लस सोल्यूशन में है, तो व्हाट इज द कलर चेंज? नॉट पर्पल टू कलरलेस, कलरलेस टू पर्पल होगा, राइट? बिकॉज आपका सोल्यूशन जो है वो उसमें Fe2 प्लस है ऑलरेडी, राइट? सो इफ यू कैन सी ओवर दिस ओवर हियर, आपकी एक्सपेरिमेंट ये है, द सोल्यूशन ओरिजिनली हैज Fe2 प्लस, यानी ये कलरलेस। ऊपर पोटेशियम मैग्नेट जब डालोगे और पोटेशियम मैग्नेट जब इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, तब आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा, इट विल बिकम पर्पल। एक और चीज देखो, इसमें हमें कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं थी, बिकॉज द पोटेशियम मैग्नेट इज एक्टिंग एज इट्स ओन इंडिकेटर, right? We don't need to add any other external indicator in this case। एसिड बेस में मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थलीन या जो है वो और जो भी है हमारे पास, ब्रोमोथाइल ब्लू एंड सो फॉर, जो भी है हमारे पास, हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उनके अपने ओन पे कोई कलर्स नहीं होते, राइट? बट इन द केस ऑफ redox titration, you don't need an indicator, because the KMnO4 it can act as its own indicator। Fe2 प्लस कलरलेस होता है, जब आपके KMnO4 इसको कंप्लीटली यूटिलाइज कर देंगे और हल्के से भी एक्सेस में हो जाएंगे, तो आपका सॉल्यूशन का कलर पर्पल हो जाएगा। सो द आंसर टू दिस इज नहीं, लॉन सैंड का अपना कलर नहीं है, लॉन सैंड का हमने सॉल्यूशन बनाया है अल्मा, लॉन सैंड नहीं अभी हमारे उसमें। वी टुक आउट द Fe2 प्लस आउट ऑफ द लॉन सैंड। ठीक है, इस सॉल्यूशन में लॉन सैंड की जरूरत नहीं है, Fe2 प्लस है बस लॉन सैंड का, सो इट्स कलरलेस टू पर्पल। ठीक है, अच्छा ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आई डोंट थिंक, हो सकता है आज से पहले आपको किसी ने बताई ना हो। वी नीड टू डिस्कस दिस। एक्वियस पोटेशियम मैग्नेट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यू ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, पोटेशियम डिक्रोमेट से भी ज्यादा ही पावरफुल होता है, तो याद होगा अल्कीन के रप्चर डबल बॉन्ड करवाने में या डायोल में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ पोटेशियम मैग्नेट ही इस्तेमाल हो सकता है, K2Cr2O7 इस्तेमाल नहीं, पोटेशियम डिक्रोमेट नहीं चलता। सजेस्ट द इफेक्ट if any on the end point volume if the student acidified the mixture with dilute hydrochloric acid instead with dilute sulfuric acid। तो they are asking you कि भाई ये क्यों हमेशा हम KMnO4 को H2SO4 के साथ जो है एसिडिफाई करते हैं? why don't we use HCl? आपने इतना पढ़ लिया, आपने P1 देख लिया, P2 कर लिया, P4 भी कर लिया, अब तो आपने हमेशा देखा कि हम जब भी KMnO4 या K2Cr2O7 इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम H2SO4 इस्तेमाल करते हैं, हम HCl इस्तेमाल नहीं करते। What's the reason for that? H2SO4 is a stronger acid, proton mole decreases, Cl gets oxidized by it। Why can't we use any other acid to oxidize your to basically provide the catalyst in your oxidizing agents? is because अगर फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल करते हो तो क्लोरीन को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, क्लोरीन को Cl2 में तब्दील किया जा सकता है। H2SO4 में जो सल्फेट वाले आयन है ना, SO4 इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता पोटेशियम मैग्नेट। इसी तरह H3PO4 इनको भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। फॉस्फोरिक एसिड भी हम कभी कभी हम फॉस्फोरिक एसिड भी इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस ऑफ H2SO4। हमने जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, बहुत ही कम हमने कोई ऐसे रिएक्शन देखोगे जहां पर हमने HCl स्पेसिफिकली रिएक्ट किया या हमने HCl की मदद से किया। द रीजन विद HCl वो यही है, HCl ऑक्सीडाइज कर जाता है, जो क्लोराइड आयंस होते हैं HCl में वो ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। So that is why you don't prefer HCl as an acid, because the Cl minus ions can get oxidized।
आप फॉस्फोरिक एसिड चूज करते हो या आप सल्फ्यूरिक एसिड चूज करते हो, बिकॉज ये दोनों ऑक्सीडाइज नहीं होते। कभी कभी सल्फ्यूरिक एसिड भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने डिहाइड्रेशन, सॉरी, कहाँ पढ़ा होगा आप लोगों ने, वी हैव डन डिहाइड्रेशन विद H2SO4, उसी में होता है वैसे तो, बट हाइड्रोजन रिडक्शन रिएक्शंस, हाइड्रोजन के रिडक्शन रिएक्शंस तो होते नहीं है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन आपके कोर्स में एक दो जगह ऐसी स्पेसिफिकली है एस ऑर्गेनिक में, जहां पे हम कहीं कहीं आप ये देखोगे पेपर्स में कि द एग्जामिनर यूजिंग फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड भी करेक्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये दोनों ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं फर्दर, ठीक है, ये वैसे ही रहते हैं, एसिड फॉर्म में ही रहते हैं। सो यू रिमेंबर दिस एज वेल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल नहीं करते। सो लेट मी, अच्छा, और इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑब्वियसली होगा कि आपकी जो वॉल्यूम होगी वो हायर हो जाएगा, ठीक है। एच आई वाला रिएक्शन, एच आई वाला रिएक्शन नहीं, मेरे ख्याल से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में है द थिंग दैट इज स्पेसिफिकली डिस्कस्ड ओवर हियर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स करते हुए जो हम करते हैं ना, क्या कहते हैं, जब हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स करते हैं, H2SO4 इस्तेमाल करते हैं, उधर अमूमन यू आल्सो टेंड टू यूज H3PO4। H3PO4 भी इस्तेमाल किया जा सकता है वहां पे, यहाँ पर उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट जो उसका L2O3 वाला सब्स्टिट्यूट है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट इज बिकॉज वरना वो ऑक्सीडाइज कर जाता है, ठीक है। वो H2SO4 जो है वो फर्दर उधर में कोई ना कोई रिएक्शन देता है। सो वी आल्सो ट्राई टू नॉट डू दैट। अच्छा, एंड पॉइंट वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? आपका एंड पॉइंट वॉल्यूम हायर होगा, क्यों? बिकॉज कुछ जो आपके मैग्नेट आयंस होंगे वो Cl माइनस आयंस को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, राइट। सो देयरफॉर नेवर एवर यूज HCl टू एसिडिफाई योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वरना MnO4 Cl को भी ऑक्सीडाइज कर देंगे और ज्यादा MnO4 इस्तेमाल हो जाएगा, आपको करेक्ट वॉल्यूम नहीं मिलेगा। इज दिस क्लियर मेरे बच्चों?